नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी निर्मला का आज तृतीय अनुच्छेद में पढ़ने जा रही हूँ। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल को पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, यहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतः बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वहीं घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर की थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण नहीं था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता था, वहीं वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद भी न था, न हृदय था, केवल बनावट थी, धोखा था और शुष्क नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थीं। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने के योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था? पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना दिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी।
निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब रखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमा पूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती, बांका सवार लद्दू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लास में विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएंगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनहूसीन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती तो महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती, न लाज है न शर्म, निगोरी ने हया भून खाई। अब क्या, कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपये पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आढ़ुर हो गई। उन्हें मालूम होता कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसे की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों के चटोरेपन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने बागबान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़ कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जीरे, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी हैं तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होंगी। महरी से बात करती हैं तो अवश्य ही उनकी निंदा करती होंगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा क्या। रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दे दीजिए, मुझे ना चाहिए। यही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने महने ना दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूँगा
मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन ही है। लड़कों को देखभाल के लिए औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके यह मायने नहीं है कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी? तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ, लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं आज बोर्डिंग हाउस भेज रहा हूँ, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना बार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, तिस पर इस घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बना कर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेढ़ा चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे ना होगा। यह क्या हुआ जो तुम इतना आपे में से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना ताछना नहीं, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोताराम कहता है, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर तुम्हें कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से, मीठे शब्दों से देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और भी जलने लगता है। तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में ना बोलूं, यही सही। फिर यह न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मजाल है नाटो खेती बहरियों घर, मैं भी देखूं बहुरियाँ कैसे घर चलाती हैं। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआजी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम बोला, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोक था, बोला, उनको तो आप कुछ कहते नहीं, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो।
क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजयी मुस्कान पर प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो? जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पढ़ाई फिर क्या जानो। निर्मला, खरे तो हैं, पूछ लो, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने तो इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिख करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरे आँख फूट जाए। तोताराम बोला, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ। अंधा थोड़े ही हूँ, तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मिणी कहती हैं, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम बोला, तुम्ही ने इन्हें तो शोक कर रखा है। रुक्मिणी, मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के मारो चाहे काटो, न बोलूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में उठा लिए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृत्व स्नेह न पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 2-1 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूल कर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग का परवाह कौन करता है? लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उनके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुसुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके न आँख खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेस मात्र भी पूरी ना हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंस बोल भी लेता था, अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है,
और कभी खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृ कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा, हॉकी और फुटबॉल की ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घुमा करता। निर्मला उसके मुख से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी थोड़े बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत से भी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ समय तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों को धूल में उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता, क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा ना हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम बलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी छनती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मज़ा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाँ तो लौंडों से ही खुश रहती हैं, हम तुम अब उसके काम नहीं आते। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला है, गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूँ, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुख बोला, क्या बातें करते हो, लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। यह सब कुछ कर धर के हार गया। अच्छा, कुछ इत्र, तेल, फूल, पत्ते, चाट बाट का भी मजा चखाया। अजी, यह सब कर चुका हूँ। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका, सब कोड़ी गप्पे हैं। अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपना सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियाँ या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। फीस क्या लेते हैं?
फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टर पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही, 500 रुपये बड़ी रकम है। तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। अजी, कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर्रे फिटकरी के रंग चोखा जाए। बिजली और रेडियम वाले आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन बोला, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई हो, सिर पर जयपुरी साफा बांधो, आँखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ हो। तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे। जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले पील पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं है हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना। मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूँ। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें कुछ बातें उसके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। हो न हो, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती हैं तो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, उसका ध्यान जरूर रखती थी कि वह समझ न जाए। वह सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है,
यह सारा स्वांग केवल इसीलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदला जा सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुरी की तरफ चला गया था, अंधेरा था। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए, मेरे तो होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक का साथ है। मगर मैंने भी सोचा, मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों नहीं मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चलता बन। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके बाड़ों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते रहे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर एक खरोंच तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो वह एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों में सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी, गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा मुलोहा मान गए। यह कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुरा कर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब तो देना आवश्यक था। बोले, मैं बारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी थीं तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से बात पूरी भी न निकली थी कि सहसा रुक्मिणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आईं और हाँफते हुए बोली, तोता, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ मुआ कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो, ठंडा लेते चलना, डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मिणी देवी बोली, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख लो ना। मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। यह कहकर मुंशी जी लपके और बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में लिए कमरे में घुसा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया।
मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कस कर जमाए। सांप चादर के अंदर तरप तरप कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुख से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मिणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूँछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मरना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही को तो मुट्ठी से पकड़ कर मसल दिया है। रुक्मिणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ। जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, हे भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकी हूँ, अपनी जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे बश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? ओह, समझ गई। आह, यह बात पहले क्यों नहीं समझी थी। नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। बस आज यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए सुने अगले अनुच्छेद में। ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की निर्मला। अभी आप सुन रहे थे मुझे, यानी रीता मिश्रा तिवारी को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।